वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। ईएमआरएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी तरफ से काफ़ी बार एक क्वेरी आती है कि सर ईएमआरएस हम ज्वाइन तो कर रहे हैं बट हमारे प्रमोशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या रहेंगे, और जो साथी कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं और दूसरी जॉब छोड़कर आ रहे हैं तो उनके मन में भी ये शंका रहती है कि ईएमआरएस ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मेरा करियर ठीक रहेगा, मतलब प्रमोशन के चांसेस रहेंगे नहीं रहेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है आपकी प्रमोशन के रिगार्डिंग। तो जिन साथियों को अपनी प्रमोशन के बारे में जानकारी चाहिए ईएमआरएस ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि ईएमआरएस अभी ज्वाइनिंग वगैरह का कुछ पता नहीं है, बट आप लोगों की जो लोग जॉब छोड़ के आएंगे अन्य जॉब, तो उनके लिए प्रमोशन के एस्पेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंत तक बनी रहिए, हम डिफरेंट इसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ईएमआरएस के जो नोटिफिकेशन है, इसमें आपके रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं डिसाइड किए गए हैं। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस पहले स्टेट सोसाइटीज़ द्वारा रन किए जाते थे और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स लागू होते थे, बट अब ईएमआरएस को चलाने के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स का गठन किया गया है, जो कि एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। जैसे कि आपके नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम टीचिंग पोस्ट पर बात करेंगे। टीचिंग पोस्ट पर बात करने के बाद फिर उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट के प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं टीजीटी पर बात करूँगा। टीजीटी पर बात करने के बाद फिर उसके बाद पूरा टीचिंग पोस्ट की हायरार्की इसमें आगे बढ़ती है, और फिर उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट और मिसलेनियस पोस्ट पर बात करेंगे। जिस प्रकार से आपको पता है कि टीजीटी जो है पे लेवल 7 की जॉब है, और इसमें मैं आपको बस आपको क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ पता होती है, तो उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस प्रकार से आप लोगों को पता है टीजीटी यहाँ पे कोई फीडर कैडर यहाँ पे इनके पास नहीं है टीजीटी के लिए, यानी कि अगर केवीएस वगैरह होता है तो उसमें 1 to 5 भी क्लासेस चलती हैं, तो उनके पास फीडर कैडर होता है जो कि पीआरटी होता है प्रमोशन के लिए टीजीटी में। बट यहाँ पे ईएमआरएस जो है क्लास 6 से 12 तक के स्कूल होते हैं, तो इसमें कोई भी फीडर कैडर नहीं है। तो इसमें जो टीजीटी की जो रिक्रूटमेंट होगी वो डायरेक्टली की जाएगी या तो डेपुटेशन के पोस्ट पे रखा जाएगा। तो अब जब जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने लगी है, पहले डेपुटेशन पे रखे जाते हैं टीचर, बट अब जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने लगी है तो डेपुटेशन का सवाल नहीं उठता है। तो अब जो भी टीजीटी की 100% पोस्ट होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। तो टीजीटी तो आपकी मिनिमम पोस्ट हो गई है टीचिंग उसमें, तो इसमें तो प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है। अब सवाल आता है कि टीजीटी से पीजीटी में कैसे प्रमोशन होगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जैसे कि ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पीजीटी के जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रूल हैं वो है। पीजीटी आपकी पे लेवल 8 की जॉब है, और यहाँ पे स्क्रीन पर आप पीजीटी क्वालिफिकेशन देख पा रहे हैं अलग अलग पोस्ट की। तो इसके बाद आपका आता है प्रमोशन का। तो प्रमोशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो साथियों पीजीटी में आपको पता है कि पीजीटी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स जो है 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट होंगी। आपको जैसे कि पता है कि पीजीटी कोई टीजीटी कॉमर्स की पोस्ट होती नहीं है, और ना कि टीजीटी इकोनॉमिक्स जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है उसके लिए टीजीटी में जो आपकी पोस्ट होती है एसएसटी की, वो या तो उसमें हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होता है या ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होता है। तो जो एसएसटी को वो कवर किया जाता है वो पीजीटी हिस्ट्री या पीजीटी ज्योग्राफी में कवर किया जाता है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में कवर नहीं किया जाता है। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट है वो भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल की जाती है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो आपका पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी रीजनल लैंग्वेज है, इसमें 50% पोस्ट आपकी प्रमोशन से भरी जाएंगी और 50% पोस्ट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। तो जो हमारे पीजीटी हिंदी, इंग्लिश और डायरेक्ट रीजनल लैंग्वेज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एलडीसी में एक बेहतरीन मौका होगा। और अन्य जो साथी हैं हमारे अन्य पोस्ट वाले, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अन्य जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी पीजीटी की जो सीटें हैं वो 25% प्रमोशन से और 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। यानी कि अगर 100 सीटें निकलती हैं तो 100 सीटें में 25% प्रमोशन से और 75 सीटें आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी। और प्रमोशन आपका एलडीसी से होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर सर्विस कर लेनी होती है कि टीजीटी की इतनी साल की सर्विस के बाद आपको पीजीटी के लिए एलडीसी में बैठने का मौका मिलेगा। तो अब सर्विस की बात कर लेते हैं, कितनी सर्विस आपकी ज़रूरी है पीजीटी के रूप में टीजीटी में प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पे मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फ्रॉम अमंग्स्ट एलिजिबल टीजीटीज हैविंग 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस एज टीजीटी इन EMRS with master's degree in concerned subject to qualify a departmental examination to be conducted by NEST. The feeder post for एस टीजीटी फॉर प्रमोशन फॉर पीजीटी शैल बी अंडर। तो इसमें फीडर पोस्ट नीचे दी हुई है, तो उस पर बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टीजीटी के रूप में आपकी न्यूनतम 3 साल की सर्विस अगर आप है तो आप जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कराएगा नेक्स्ट, यानी कि जिसको एलडीसी बोला जाता है, एलडीसी कराएगा, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि अगर आप आज 2024 में लगते हैं तो 2027 में जाके आप एलडीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और पीजीटी के लिए आप एलडीसी में फ़ाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो फीडर कैडर है वो कुछ इस प्रकार से है कि टीजीटी मैथ वाले जो प्रमोशन कैंडिडेट हैं वो पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी केमिस्ट्री में फ़ाइट कर सकते हैं
प्रमोशन के लिए। तो सीधी सी बात है कि आप अगर कोई पीजीटी मैथ का कैंडिडेट है और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह उनके फाइनल ईयर में रही है, तो वो इन सब्जेक्ट में से किसी में अपनी एमएससी कंप्लीट कर ले। अगर नहीं की हुई है 3 साल से पहले पहले, तो आप एलडीसी में भर सकते हैं। ऐसे ही टीजीटी साइंस वाले जो कैंडिडेट हैं वो पीजीटी बायो और पीजीटी केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी एसएसटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो पीजीटी हिस्ट्री एंड पीजीटी ज्योग्राफी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में ही कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी वाले कैंडिडेट पीजीटी हिंदी में, टीजीटी इंग्लिश वाले कैंडिडेट पीजीटी इंग्लिश में, और टीजीटी रीजनल लैंग्वेज पीजीटी रीजनल लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों ने, जो हमारे टीजीटी साइंस वाले कैंडिडेट है या टीजीटी मैथ वाले कैंडिडेट, अगर आपने एमएससी नहीं की है, तो आप एमएससी मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी मतलब जूलॉजी या बॉटनी होती है, तो उनमें से किसी सब्जेक्ट में अपनी एमएससी कंप्लीट कर लीजिए 3 साल के अंदर अंदर, तो आप अगले एलडीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये आपका पीजीटी मतलब टीजीटी टू पीजीटी प्रमोशन हो गया। अब बात आती है पीजीटी से आगे, अगर सपोज़ कोई कैंडिडेट पीजीटी में लगा है या पीजीटी में प्रमोशन हो गया, तो उसके आगे वो कैसे बढ़ेगा। तो पीजीटी के ऊपर आपका प्रिंसिपल पोस्ट आती है वाइस प्रिंसिपल की। तो वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है आपकी पे लेवल 10 की जॉब होती है। तो इसमें आपका मैं बता देता हूँ कि इसमें प्रमोशन जो आपका रिक्रूटमेंट का तरीका क्या है। तो इसमें जो आपकी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है वो 50% आपकी सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पे होगी, विच इज़ ऑन डेपुटेशन, और 50% लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से होगी। तो 50% जो है आपकी डेपुटेशन पे पोस्ट होंगी, या 50% आपकी एलडीसी से होंगी। तो एलडीसी के लिए आपको लिए मैं बता देता हूँ कि प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा। तो प्रमोशन के लिए आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रमोशन अमंगस्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन ईएमआरएस विद 4 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 8 पे लेवल में भी रिलैक्स फॉर ईएमआरएस टीचर कंप्लीटेड 4 years बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दिस आरआर। तो अगर जो आपका ईएमआरएस के जो अभी स्टेट सोसाइटी के परमानेंट टीचर्स हैं, अगर आपके वहाँ पे आप लोगों को पता है कि वो जो टीचर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाए, तो उनके पे लेवल में इधर उधर हो सकता है। तो अगर उन्होंने 4 साल की सर्विस कर ली है परमानेंट टीचरों ने, तो वो रिलैक्स किया जा सकता है। बाकी जो वर्तमान में पोस्ट ग्रेजुएट में पीजीटी में लगेंगे, तो उन्हें पे लेवल 8 में, यानी कि आपका पीजीटी के रूप में 4 साल की सर्विस कर लेनी है, तो आप वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपको पीजीटी के रूप में 4 साल की सर्विस के बाद एलडीसी देने का मौका मिलेगा, और उस एलडीसी के थ्रू आप ईएमआरएस में प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो जो साथी आज पीजीटी बन रहे हैं, तो 2024 में 2028 में एलडीसी के थ्रू अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं एलडीसी की, तो उसमें आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं ईएमआरएस में, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाएगी। तो एलडीसी का यहाँ पे मैटर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, पीजीटी इन पे लेवल 8 हैविंग 4 years ऑफ रेगुलर सर्विस। तो वही बात है कि एलडीसी दे सकते हैं। डेपुटेशन वाले जो हैं वो उनको अलग मैटर है। तो पर्सन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग अनअलोवेंस पोस्ट और रेगुलर बेसिस 4 years ऑफ रेगुलर सर्विस पे लेवल 8 पोजेसिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में कोई कैंडिडेट है, तो वो भी ईएमआरएस में वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसने कि पीजीटी के रूप में पे लेवल 8 में 4 years की सर्विस कंप्लीट कर ली हो और पोस्ट ग्रेजुएट हो, साथ में बीएड भी हो। तो ये तो फिलहाल डेपुटेशन वालों की बात है। हम ईएमआरएस में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी बात चल रही है। तो आप लोग 4 साल के बाद वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होगी और बहुत ही एक अच्छा आप करियर प्रोस्पेक्ट रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद यानी कि आपको टीजीटी से पीजीटी में जाने में 3 साल, और पीजीटी से प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तक जाने में आपको 4 साल लगेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट रूल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। पे लेवल 12 की जॉब होती है ये। और फिर उसके बाद इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका 2 चीज़ें हैं। आपका मतलब पीजीटी तो होना ही चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए। जैसे जो हमारे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के साथी हैं, तो वो डायरेक्टली बीटेक या एमएससी या एमएससी के बेसिस पर सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके पास बीएड नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स को तो बीएड करना पड़ेगा जैसे तैसे। तो उसके रास्ते पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी जो अन्य साथी हैं टीजीटी के या पीजीटी के, वो ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई कैंडिडेट 12 साल की कंबाइंड सर्विस है उसकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीजीटी के रूप में, जिसमें पीजीटी की कम से कम 4 साल की सर्विस हो, तो वो कैंडिडेट जो है वो
इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। अब इसमें जो है आपकी जो रिक्रूटमेंट का मेथड रखा गया है वो क्या रखा गया है, 50% सीटें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, 25% सीटें जो है प्रमोशन से भरी जाएंगी यानी कि सीनियरिटी बेसिस पर, और 25% सीटें जो है वो लिमिटेड LDC से भरी जाएंगी कि आप मिनिमम इतने साल की सर्विस होने के बाद आप LDC दे सकते हैं। तो नॉर्मल प्रमोशन होने में कैंडिडेट्स को बहुत 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं, वहीं अगर LDC देंगे तो आप बहुत जल्दी आप बन सकते हैं। तो इसमें प्रमोशन के मैं रूल्स बता देता हूँ कि क्या है। देखिए, प्रमोशन अमंग द वाइस प्रिंसिपल विद 7 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन पे लेवल 10 और अबव, PGTs हैविंग 12 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन इमारत बिफोर ऑफ दिस रिक्रूटमेंट रूल्स टिल द अवेलेबिलिटी ऑफ वाइस प्रिंसिपल एज फीडर कैडर। अब ये तो प्रमोशन है आपका सीधा सीधा वाला। फिर LDC वाला जो तरीका है वो बता देता हूँ, क्योंकि सीधा प्रमोशन होने में तो बहुत टाइम लगता है। सर देखिए, नॉर्मल प्रमोशन होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो LDC के बारे में बात कर लेते हैं कि LDC के थ्रू आप कैसे प्रिंसिपल बन सकते हैं PGT से। तो उसमें आपको मैंने बताया कि PGT से आपको वाइस प्रिंसिपल बनने में 4 साल लगेंगे, 4 साल बाद आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। प्रिंसिपल बनने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, तो LDC के थ्रू जाने के लिए बाय द लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉइज हैविंग 8 years ऑफ कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज PGT इन पे लेवल 8 एंड वाइस प्रिंसिपल इन लेवल 10 और अबव पुट टुगेदर आउट ऑफ विच मिनिमम 2 years ऑफ वाइस प्रिंसिपल। तो इसमें ये क्या कहे कि अगर आपने PGT और वाइस प्रिंसिपल के रूप में 8 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो आप जो है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए LDC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें कैसे हो सकता है, सपोज 4 साल बाद आप वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं ना, तो 4 साल आपने वाइस प्रिंसिपल के रूप में कर दिया तो 4 और 4 8 साल होगा। इस तरीके से आप 8 साल की सर्विस कंप्लीट हो सकती है। या ऐसा हुआ हो कि आप PGT 5 साल की सर्विस करने के बाद वाइस प्रिंसिपल बने हो, तो उसमें वाइस प्रिंसिपल की 3 साल की सर्विस मिला के 8 साल हो सकते हैं। या आप PGT के रूप में 6 साल सर्विस करने के बाद वाइस प्रिंसिपल बने हो, तो वाइस प्रिंसिपल के रूप में 2 साल की सर्विस के बाद आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल सर्विस PGT एंड वाइस प्रिंसिपल की टोटल सर्विस जो है आपकी 8 years की होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम प्रिंसिपल की जो सर्विस के रूप में सर्विस जो है वो आपकी 2 साल की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप PGT से प्रिंसिपल तक जाने में आपको 8 साल का समय लग रहा है। तो एक प्रकार से आप TGT से PGT बनने में 3 साल की सर्विस और PGT से प्रिंसिपल बनने में आपको 8 साल की सर्विस, यानी कि 11 साल की सर्विस, यानी कि 12-13 साल में नॉर्मली अगर कोई पढ़ाई कर रहा है लगातार तो वो प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंच सकता है। तो बहुत ही, अगर सपोज़ आप ये कीजिए कि अगर आप 22-23 साल की कैंडिडेट बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं EMRS में, तो अगर वो TGT बने हैं तो आप लगभग 34-35 साल की उम्र तक आप प्रिंसिपल बन सकते हैं EMRS में। तो जो कि पे लेवल 12 की जॉब है, पे लेवल 12 की जॉब आप समझ रहे हैं, मतलब ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलती। डायरेक्टली आपको अगर कोई लगेगी तो 5400 ग्रेड पे की जॉब लगती है, जो कि पे लेवल 9 या 10 की जॉब होती है। तो अगर बहुत बड़े से बड़ा एग्ज़ाम निकालेंगे तो पे लेवल 12 की जॉब एक बहुत ही बड़ी रैंक की जॉब होती है, जो कि आप 35 साल की उम्र तक ईजिली पहुंच सकते हैं अगर आपकी ठीक ठाक समय में, यानी 22-23 साल की उम्र में अगर आपकी नौकरी लग गई है। तो मतलब एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो सकती है EMRS में आपकी। और जैसे कि आपको पता है कि आप लोग पहला बैच हो EMRS में जो रेगुलर टीचर्स का सिलेक्ट हो रहा है, तो LDC आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा एग्ज़ाम पास करना। ओपन एग्ज़ाम पास करना मुश्किल होता है, और भविष्य में जो EMRS में कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो उनके लिए कंपटीशन और बढ़ता चला जाएगा। पर आप लोगों के लिए जो पहला LDC होगा 3 साल बाद, तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो जो भी पढ़ाई जारी रखेगा अपनी, तो उसका इजीली हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से प्रिंसिपल बन सकते हैं 11 साल की सर्विस के अंदर। तो ये तो आगे प्रिंसिपल की बात। अब प्रिंसिपल के आगे सपोज़ आप लोगों को आगे जाना, तो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर नाम की रैंक अभी EMRS में नहीं है। हो सकता है भविष्य में रीजनल ऑफिस जैसी कोई स्ट्रक्चर बनाया जाए KVS या नवोदय की तरह, और उसमें जो है आपको असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, सपोज़ आप प्रिंसिपल बन गए तो है ना, तो आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनना है और EMRS छोड़ना है, तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर की मैं वो दिखा देता हूँ आपको क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें आपका देखिए वही मास्टर्स होना चाहिए, BEd होना चाहिए, जो कि प्रिंसिपल के दौरान आपके पास होगी। और इसमें लिखा जाएगा पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द पे बैंड, यानी कि पे लेवल 12 में, विद एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप प्रिंसिपल के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति में आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में जा सकते हैं। यानी कि अगर आप 35 साल की उम्र में प्रिंसिपल बन जाते हैं, तो मतलब ये तो मैं TGT से मान रहा हूँ। सपोज़ अगर कोई कैंडिडेट PGT में सेलेक्ट हुआ 22-23 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में, तो वो तो और भी जल्दी प्रिंसिपल बन जाएगा। तो उस केस में आप सीधा सीधा मतलब 40 की उम्र से पहले पहले आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, अगर आप चाहें तो। अगर आप अपनी पढ़ाई जारी रखें तो जिस उम्र में लोग बाग अपनी
नौकरी ढूंढ रहे होंगे उस समय आप असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है। और मैं आपको इसमें इस बार डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट निकली नहीं थी, मैं आपको दिखा दूंगा रिक्रूटमेंट में अगर पहले निकल होगी कहीं तो, क्योंकि डायरेक्टली भी डिप्टी कमिश्नर की 3-4 पोस्ट निकलती रहती हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में अगर आपकी 2 या 3 साल की सर्विस हो जाती है तो आप डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक रीजनल ऑफिस का हेड होता है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय समिति या केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति के एक रीजनल ऑफिस का या आप हेड बन सकते हैं, आरओ के हेड बन सकते हैं, मतलब 40 से 45 साल की उम्र तक। तो मतलब एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। साथियों मैं बता दूं कि बहुत सारी नौकरी ऐसी होती है, अच्छी होती है, बट उनमें पोस्ट की कोई हायरार्की नहीं होती है, यानी कि प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं होती है। बट ये नेस्ट हो गया, केंद्रीय विद्यालय संगठन हो गया, नवोदय विद्यालय समिति हो गया, इनमें टीचिंग पोस्ट की हायरार्की इतनी अच्छी है कि आप लिमिटेड अगर लगातार पढ़ रहे हैं तो एलडीसी दे देकर आप डेप्यूटी कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं। आप हेडक्वार्टर में जाके बैठ सकते हैं, मतलब दिल्ली में जहाँ पे जो आईएएस होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनके नीचे के जो सारी पोस्ट होती है डेप्यूटी कमिश्नर की, वो सब टीचर्स प्रमोशन लेके ही ऑक्यूपाई करते हैं उन पोस्ट को। तो आप एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी बिता सकते हैं अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहे तो ये तो हो गई आपकी प्रमोशन की बात। तो इसके लिए मैं साथियों एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि अगर आप टीजीटी में मतलब सेलेक्ट हुए हैं और आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, यानी कि पीजी नहीं है, तो आप इग्नू की शायद लास्ट डेट बढ़ गई है तो आप लोग इग्नू के लिए अप्लाई कर दीजिए। इग्नू में ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि सपोज अगर आप 1 या 2 पेपर नहीं कर पाए, कोई ऑफिशियल ड्यूटी या किसी वगैरह की वजह से छुट्टी नहीं ले पाए और आप वहाँ जा नहीं पाए, तो आपका पूरा साल ख़राब हो जाता है। बट इग्नू में ये फैसिलिटी होती है कि आप अपना पहली बात तो पेपर वहाँ पर आसपास के किसी सेंटर पर दे सकते हैं, जिसमें कि छुट्टी लेके घर आने की झंझट खत्म हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप सपोज 1-2 पेपर आपका छूट भी गया तो आप उसको वो इग्नू के मतलब फाइनल ईयर तक आपको सारे पेपर पास करने होते हैं। तो अगर आपके 1 या 2 पेपर छूट भी गए फर्स्ट ईयर के सपोज, तो आप उसको सेकंड ईयर के पेपर के साथ जोड़ के दे सकते हैं या 6 महीने बाद फिर से दे सकते हैं उन पेपर्स को। तो यहाँ पे मतलब पेपर को पास करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इग्नू जैसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट जॉब के टीचर मतलब एम्प्लॉइज़ के लिए इग्नू से बढ़िया फैसिलिटी नहीं है आपको जॉब मतलब पीजी करने के लिए। आप सपोज़ 3-4 पेपर छूट भी जाते हैं आपके, सपोज़ 5 पेपर देने हैं, 3 पेपर छूट गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। आप 6 महीने बाद भी दे सकते हैं उस पेपर को, या साल भर बाद सेकंड ईयर के पेपर के साथ भी दे सकते हैं, तो आपका साल बर्बाद नहीं होता है इसमें। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इग्नू पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी देखिए अब प्रिंसिपल पर की बात हो चुकी है, वाइस प्रिंसिपल की बात हो चुकी है, पीजीटी की बात हो चुकी है, टीजीटी की। आर्ट और म्यूज़िक टीचर की मैं आपको बात बता देता हूँ कि देखिए आर्ट और म्यूज़िक टीचर जो है इनकी कोई पीजीटी की पोस्ट नहीं है। आर्ट में थोड़ा सा और इसको ब्रॉड कर लेता हूँ। आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, आपका पीटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर और लाइब्रेरियन, ये सभी मिसलेनियस टीचर में काउंट होते हैं। तो इनकी कोई पीजीटी की पोस्ट नहीं होती है। तो इनकी जो सर्विस है वो आपकी कंप्लीट मतलब उसी में ही कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहते हैं, यही एक पोस्ट है, आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा पीजीटी वगैरह की पोस्ट में। अगर भविष्य में जैसे कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन बनाने की बात चल रही है सेंट्रल लेवल पर, तो अगर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन कोई बनता है तो पीईटी से आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन बन सकते हैं। अदरवाइज़ आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर और लाइब्रेरियन की तो कोई प्रमोशन है नहीं। तो आपको 12 साल बाद एमएससीपी मिल जाएगा, मतलब 4800 ग्रेड पर मिल जाएगा, फिर उसके बाद 5400 ग्रेड पर मिल जाएगा 10 साल बाद। तो उसी पोस्ट के अंदर आपको रहना होगा। फिर उसके बाद एक पोस्ट आई है हॉस्टल वार्डन की। देखिए हॉस्टल वार्डन के बारे में बता देता हूँ कि हॉस्टल वार्डन आपकी पे लेवल 5 की जॉब है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो इसकी भी कोई पोस्ट की हायरार्की नहीं है। और भविष्य में पता नहीं अगर नेस्ट ने अगर चाहा तो ये कर सकता है कि इनको बीएड कराकर और एक बार मौका दिया जाए। अदरवाइज़ आप लोगों को कुछ नहीं करना, मतलब प्रमोशन इसमें नहीं है। आपको बस इतना मौका है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को और बढ़ाकर और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आप किसी और दूसरी पोस्ट पे जा सकते हैं। बाकी एलडीसी के थ्रू आपके पास आगे बढ़ने का कोई विशेष मौका नहीं है। फिर अब बात आती है अकाउंटेंट की पोस्ट पे जो सेलेक्ट हुए हैं। तो अकाउंटेंट की जो एलिजिबिलिटी थी वो मैं बता देता हूँ। अकाउंटेंट एक पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों को बता देता हूँ कि अगर आपने बीएड कर लिया है, मतलब आप 3 साल के दौरान बीएड कर लेते हैं, 4 साल के दौरान पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो सेलेक्ट हुए हैं, तो वो वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ वे एलिजिबल नहीं होंगे। तो साथियों जो कैंडिडेट्स हमारे अकाउंटेंट में सेलेक्ट हुए हैं तो अभी फ़िलहाल उनकी पोस्ट में कोई हायरार्की नहीं है। तो मतलब जो आपकी पोस्ट है
तो जो अकाउंटेंट पे सेलेक्ट हुए हैं तो पे लेवल 6 की जॉब है, तो आपको अभी फ़िलहाल अकाउंटेंट में ही संतोष करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भविष्य में अगर ये हमारे रीजनल ऑफिस जैसा कोई स्ट्रक्चर तैयार करता है, जिसमें आपके रीजनल ऑफिस होंगे स्टेट सोसाइटीज़ की जगह जैसे कि नवोदय केवी में होते हैं, तो आप जैसे देखेंगे कि वहाँ पे नवोदय केवी वगैरह में हर रीजनल ऑफिस लेवल पर एक फाइनेंस ऑफिसर होता है, जो कि अलग अलग स्कूल्स के जो अकाउंट्स वगैरह वो है उनको चेक एंड बैलेंस करता है, मतलब देखता है, चेक करता है। तो यहाँ पर इस तरीके की कोई पोस्ट नहीं है, यहाँ स्कूल वाइज ये हमारा अकाउंटेंट दिया गया है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का नोटिफिकेशन खोला हुआ है, तो आपका वो पोस्ट जो है वो पे लेवल 6 की है, और फाइनेंस ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो पे लेवल 7 की है। तो भविष्य में अगर आपकी रीजनल ऑफिस जैसा कोई स्ट्रक्चर ईएमआरएस तैयार करता है, तो अकाउंटेंट के लिए फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंचने का मौका होगा। अकाउंटेंट जो है वो भविष्य में प्रमोशन लेके फाइनेंस ऑफिसर बन पाएंगे। अभी ईएमआरएस में फाइनेंस ऑफिसर नाम की कोई पोस्ट नहीं है। अगर भविष्य में आरओ की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है और नवोदय केवी के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो आरओ लेवल पे एक फाइनेंस ऑफिसर रखा जाता है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। बीकॉम होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, और 4 ईयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑडिट एंड अकाउंट वर्क्स, या एमकॉम वगैरह होना चाहिए, उसमें 3 साल की वो होनी चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस। तो अगर आप अकाउंटेंट के रूप में 4 साल की सर्विस कर लेंगे, अगर भविष्य में फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट बनती है तो आप 4 साल की सर्विस कर लेंगे, तो आपको अगर रीजनल ऑफिस जैसा कोई स्ट्रक्चर तैयार होता है तो आरओ लेवल पे फाइनेंस ऑफिसर के पोस्ट पर प्रमोशन के चांसेस रहेंगे। बट वो तब की बात है जब फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट तैयार की जाएगी। ईएमआरएस में अभी फाइनेंस ऑफिसर नाम की कोई पोस्ट ईएमआरएस में नहीं है। तो देखिए, अकाउंटेंट की पोस्ट पर प्रमोशन के तो चांसेस हैं अगर भविष्य में कैडर रिस्ट्रक्चर वगैरह होता है तो। बाकी अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें ईएमआरएस में तो आपके अकाउंटेंट की कोई भी प्रमोशन नहीं है। बाकी जो हमारे साथी हैं, यानी कि जो जेएसए और एसएसए वगैरह में सेलेक्ट होंगे, तो जेएसए का जो प्रमोशन होता है वो एसएसए में होता है। एसएसए के लिए मैं बता देता हूँ, जो साथी हमारे जेएसए पर सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए एक प्रमोशन का अच्छी हायरार्की है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो जेएसए के साथी हैं वो एसएससी के पोस्ट पर सेलेक्ट होंगे, मतलब प्रमोट होंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपकी जो प्रमोशन के रूल रहेंगे कि अगर डायरेक्ट प्रमोशन वाला मामला है तो उसमें आपकी इसमें देखिए 2 तरीके की पोस्ट होती है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है एसएससी में। इसमें 50% सीटें प्रमोशन से होंगी और 50% सीटें एलडीसी से होंगी। तो प्रमोशन के लिए अगर आपको मतलब बिना एग्ज़ाम के प्रमोशन लेना है, मतलब प्रमोशन मतलब बिना एग्ज़ाम के प्रमोशन, तो उसमें जेएसए की 8 साल की सर्विस कंपलसरी है। और आपको एलडीसी देके, यानी कि जल्दी से प्रमोशन लेना है तो एलडीसी देके अगर सर्विस प्रमोशन लेना है तो आपको 5 साल की सर्विस करनी होगी। तो 5 साल की सर्विस के बाद आप एलडीसी दे सकते हैं और एसएससी बन सकते हैं। अगर आप एलडीसी पास नहीं कर सकते हैं तो 8 साल के सर्विस के बाद आप ऑटोमेटिकली एसएससी बन जाएंगे। अब बात आती है कि अगर आप एसएससी बन गए हैं तो फिर उसके बाद एसएससी के आगे कोई प्रमोशन है या नहीं है। तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि अगर आपने बीकॉम वगैरह किया हुआ है, यानी कि आप बीकॉम किए हुए हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे साथी, जिन साथियों का मतलब एसएससी के रूप में 6 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जिन साथियों ने एसएससी के रूप में 6 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, उन साथियों को प्रमोशन मिल जाएगा अकाउंटेंट में। तो इसमें 50% सीटें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी अकाउंटेंट में, और 50% सीटें जो है वो प्रमोशन से होंगी। जिन एसएससी ने अपने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है अपनी मतलब पे लेवल 5 में। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रकार से आगे जो भविष्य में अगर स्ट्रक्चर वगैरह बनता है तो नवोदय के वगैरह में सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी पोस्ट होती है, तो जिनमें एसएससी का ही प्रमोशन होता है भविष्य में। तो अगर वे भी बनते हैं तो उसमें भी एसएससी लोग प्रमोशन ले सकते हैं। तो एसएससी प्रमोशन फिलहाल ईएमआरएस में जो स्ट्रक्चर है, एसएससी प्रमोशन लेके अकाउंटेंट तक पहुँच सकते हो। जेएसए से आप एसएससी बन सकते हैं 5 साल बाद एलडीसी देके, और एसएससी में 6 साल की सर्विस के बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। और अकाउंटेंट के बाद मैंने जैसे बताया कि आप भविष्य में अगर नवोदय के भी जैसे स्ट्रक्चर होता है तो आप भविष्य में फाइनेंस ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं। और जो अन्य जो मिसलेनियस पोस्ट थी उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें लैब अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट हुई, तो लैब अटेंडेंट की कोई प्रमोशन नहीं है, आपको लैब अटेंडेंट ही रहना होगा। बस आई गेस मैंने सभी जो पोस्ट हैं उनको कंसीडर कर लिया है। और कोई पोस्ट रह गई हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका प्रमोशन के सर आपने प्रोस्पेक्ट नहीं बताए हैं। तो अगर आप टीचिंग पोस्ट पे सिलेक्ट हो रहे हैं तो भविष्य आपका बहुत उज्जवल है। आप लोग काफ़ी लंबी चाल चल सकते हैं ईएमआरएस में, आपको बहुत आगे तक जाना है।
ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको हमारे काम अच्छा लगता है तो आप बेसिक एजुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए अगर आप बेसिक एजुकेटर को प्रमोट करना चाहते हैं, और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।